चलिए, नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट दे रहे हो, केबीएस एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा टेट दे रहे हो, या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो जिसमें सीडीपी के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हो, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रखी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं। दोस्तों, मोस्टली ये प्रैक्टिस सेट सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पे बेस्ड हैं, तो आपको कोई अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, साथ में कमेंट करते चल रहे हैं, कमेंट करेंगे तो विधिवत तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। और यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहला ही प्रश्न यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित प्रश्न रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र ऊँघते हुए पाए जाएं तो फिर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ऊँघना का मतलब आप यदि समझ रहे हो, देखिए ऊँघना का मतलब सोना से है यहाँ पर, ठीक है। सोते हुए आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें, जो वायरल वीडियो देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो कक्षा के दौरान सोते हुए आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कारण बताना है आपको कि क्या कारण हो सकता है कि कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर कह रहा है कि ये सभी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही कारण हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट साथ में करते चलिएगा, कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पर विधिवत तरीके से आप समझते चलेंगे और आपको ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल आप विधिवत तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जिसको भी आता है बिल्कुल, और नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चला जाएगा कि जो सी है, देखिए शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ठीक है। तो एक क्या है, जो अध्यापक है, अध्यापक, देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश छात्र, तो आपको अधिकांश को समझना है कि यदि अधिकांश छात्र कक्षा में क्या है ऊँघते हुए पाए जाएं, तो देखिए शिक्षक की कोई शिक्षण विधि में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, उसके पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा है, या फिर जिस स्तर पर जो बालकों का स्तर है वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या तो फिर उस शिक्षक को क्या है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो किस स्तर को किस तरीके से पढ़ाना है, यदि अधिकांश छात्र वहां पर सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, तो इसका कारण शिक्षण विधि में कोई कमी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा, सी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इसके लिए करना क्या होगा, शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करना होगा, उसके पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना होगा, ताकि बच्चे उस जो शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चे क्या करें, तत्पर हो जाएं और रुचि रहने लगे। तो इसके लिए उसको इस प्रॉब्लम को समझना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजा आएगा दोस्तों। आज के जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है यहाँ पर बिल्ली पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर, या फिर कुत्ते पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधगम से संबंधित प्रश्न है, और देखिए अधगम के भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो कह रहा है कि सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजा आएगा, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि किस जानवर पर प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। किसके द्वारा किया गया, जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया उस चिंपैंजी का नाम क्या था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए एक एक पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे हम। तो देखिए कोहलर के द्वारा
कोहलर के द्वारा इस पर चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था, और जो सुल्तान है उस पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा सुल्तान नाम का चिंपैंजी था उस पर क्या है सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। जो प्रयोग किया गया था वो भी आप सुन लीजिए। इन्होंने कोहलर के द्वारा क्या किया गया, सूझ का सिद्धांत दिया गया था। कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय से संबंधित थे, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए जो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उस पर प्रयोग किया गया था। प्रयोग किस प्रकार से किया गया था, जो छत थी, छत पर क्या है कुछ केले लटका दिए थे, और देखिए दो तरीके से इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। कमरे में कुछ बॉक्स रख दिए गए थे, और साथ में कमरे में छड़ी भी रख दी गई थी 2-3, ठीक है। तो चिंपैंजी ने क्या है, उसने क्या है, जब उसके सामने समस्या उत्पन्न हुई, वो क्या है भूखा चिंपैंजी था, उसको क्या है केले खाने थे। केले खाने के लिए क्या करता है, वो बॉक्स को लाइन से लगाता है, ठीक है, और वो क्या करता है छड़ी को आपस में जोड़ता है, वो क्या है केलों को पाने को प्रयास करता है। तो देखिए यही सूझ का सिद्धांत था। और यदि आप इसको विधवा तरीके से अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो मैं थर्नडाइक, वो चाहे कोहलर हो, ठीक है, पियाजे हो गया, सभी यहाँ पर नियमों को आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि देखिए जब जब कोई सूझ क्या है, सूझ के लिए समस्या का होना बहुत ही जरूरी है। सूझ तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो समस्या का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले यदि समस्या होगी तो विचारों का विचार आएंगे दिमाग में, उससे सूझ का जन्म होगा, और जैसे ही सूझ आएगी तो उससे क्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो आपको चीज याद रखना है कि चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था सूझ का सिद्धांत, सीखने का सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि भूखी बिल्ली पर किसके द्वारा, मृत मछली पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो थर्नडाइक को आप याद रखिएगा। थर्नडाइक के द्वारा थर्नडाइक के द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। बंदर और चिंपैंजी की वही कथा है, यहाँ पर कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। कुत्ते की बात करते हैं तो पावलाव को आप याद रखिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अनुबंधन का जनक आपके पावलाव हैं, उनको जाना जाता है। शोध के लिए, पाचन क्रिया के शोध के लिए भी पावलाव को नोबेल पुरस्कार 1906 ईस्वी में दिया गया था, इसको आपको याद रखना है। देखिए सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, इसके मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे तरह से पूरा वीडियो देखिएगा। आप बिल्कुल सीटेट एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे, इतना टफ पेपर नहीं आता है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी पॉइंट आपको वीक लग रहा हो, को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। वो चीज़ें अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में मैं रख दूंगा, वहां पर आप फिर से समझ लीजिएगा। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कोई शिशु, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई छात्र है, वो क्या है अपने साथी को क्या करता है, मारता पीटता है। देखिए पेडागोजी से अधिकतम मैंने यहाँ पर प्रश्न रखे हैं, क्योंकि पेडागोजी से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे, उसको दंड देंगे या फिर कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि आगे से वो क्या है कोई इस प्रकार की हरकत ना करे। उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, जाकर भाई प्रिंसिपल को बताएंगे कि भाई ये बच्चा बहुत उद्दंड है, इसको आप संभालिएगा। या फिर उसे मारने पीटने से क्या कर देंगे, मना कि भाई इसको आज से नहीं मारना तू, और बच्चा वो क्या है कि बहुत आपकी बात मानता है, वो कल से मान जाएगा आपकी बात। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। बिल्कुल कमेंट जरूर करते रहिएगा दोस्तों, कमेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि देखिए पहले तो उसके बच्चे को बुलाएंगे अपने पास में, उसके कारण को समझेंगे, उस कारण की पृष्ठभूमि को समझेंगे, बच्चे से पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, क्यों मारा आपने, ठीक है, समझेंगे उस चीज को, और फिर क्या है उसी के हल के आधार पर उसको समझाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो देखिए पहले कारण को समझेंगे और फिर क्या है उसे ऐसा करने से मना करेंगे, ठीक है, ताकि वो आगे से इस प्रकार की हरकत ना करे। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मिनमेक निकालना, बंद करना, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दंड है वो दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक तो सकारात्मक दंड और एक होता है नकारात्मक दंड, ठीक है। तो सकारात्मक और जो दूसरा होता है वो होता है नकारात्मक।
तो सकारात्मक दंड की बात करते हैं तो देखिए जैसे मित्रों के द्वारा उपहास, उपहास समझते हैं, हंसी उड़ाना। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि दोस्तों की क्या है, हंसी उड़ाने के चक्कर में क्या है वो दोबारा उस गलती को नहीं करता है। ठीक है, आप अपने दोस्तों से देखिए, आप यदि आपको याद हो तो आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि यार मैं इस प्रकार के कपड़े पहनूंगा या मैं इस प्रकार की कोई गलती करूंगा तो मेरा दोस्त क्या है हंसी उड़ाएंगे, और फिर क्या है आप उस प्रकार की गलती नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मित्रों के द्वारा उपहास क्या होता है, सकारात्मक दंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नकारात्मक दंड है, मारना। ठीक है, मारना हो गया, मारना पीटना, डांटना। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, नकारात्मक दंड के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या हो जाए। उसके अभिभावकों, उसके माता पिता को सूचित करेंगे कि यार आपका बेटा बहुत होशियार है, मजा आ गया। बुद्धिमान छात्र को क्या है सोचकर करेंगे कि आपका जो बच्चा है उसके माता पिता को जाकर बताएंगे, रोज इसकी तारीफ करते हैं, आपका बच्चा बहुत होशियार है, मजा आता है मुझको पढ़ाने में। या फिर उसके साथ संतुष्ट रहेंगे कि भाई तू होशियार है, होशियार ही बना रहा है, संतुष्ट है हम तो तुझसे, तू अपने मर्जी से पढ़ाई कर, जो पढ़ना है पढ़ना, पढ़ना है ना मत पढ़। ठीक है, या फिर उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ठीक है, यह कह रहा है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि यदि कोई छात्र बुद्धिमान है तो कह रहा है कि देखिए उसके माता पिता को जाकर बता देंगे, या फिर संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई तू होशियार है तो होशियार ही बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू अपनी मर्जी से पढ़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू तो होशियार है, मुझे पढ़ाने की कोई तुझे आवश्यकता ही नहीं है भाई। ठीक है, या फिर वह जैसे प्रगति करे उस तरह से उसे क्या है, अनुप्रेरित करेंगे, उसे प्रेरणा देंगे कि बेटा इस तरीके से इस पथ का तू अनुसरण कर, इस पथ पर चलेगा तो और अच्छे तरीके से तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पर डी के साथ में देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, जिस प्रकार से भी कर सके। ठीक है, उस तरह से उसे क्या है, अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन उसको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक होशियार बालक है, एक प्रखर बुद्धि वाला बालक है, होशियार बालक है, और यदि कक्षा में क्या है अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। वो क्या है अपनी होशियारी में खो रहा है। देखिए एक बालक है, वो क्या है होशियार है, आपको याद रखना है, प्रखर बालक जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कुछ ज्यादा होती है, 90 और 110 के बीच में देखिए जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है उससे कुछ ज्यादा, तो उसे बोलते हैं प्रखर बुद्धि बालक। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जो होशियार बालक है या जिसको प्रखर बुद्धि बालक है, वो क्या है अपने घमंड में चूर है कि भाई मैं तो होशियार हूं, तो मैं क्लास के नियमों को नहीं मानूंगा, जो अनुशासनहीनता दिखा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, या आप उनकी परवाह नहीं करेंगे कि भाई जितनी उद्दंडता दिखा रहा है दिखाता चल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो अपने आराम से एक मास्टर हूँ और एक अपने अपने आप में चूर रहूंगा, मोबाइल चलाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, तू अपनी तू होशियार है भाई, मुझे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है तुझे। ठीक है, या फिर उसके अभिभावक से क्या करेंगे, शिकायत करेंगे कि भाई आपका बच्चा बहुत उद्दंड दिखा रहा हो, बहुत शैतान करता है क्लास में। ठीक है, हम मनाते हैं तो मानता ही नहीं है, क्या करेंगे बेटी, उसको दंड देंगे, भाई लाठी तोड़वा दो इसके लिए। ठीक है, तो देखिए एक होशियार बालक है, यहाँ पर प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए कि एक होशियार बालक है वो क्या करता है, अपने घमंड में चूर है यहाँ पर और अनुशासनहीनता दिखा रहा है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। तो ए के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे कि ये अनुशासनहीनता क्यों दिखा रहा है, क्यों अनुशासनहीन हो रहा है बालक, उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे और फिर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षण की बात है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपसे पूछता है कि बाल केंद्रित शिक्षण या छात्र केंद्रित शिक्षण जो शिक्षा है उसके जनक कौन है, तो आपको रूसो को याद रखना है, प्रगतिवादी रूसो। ठीक है, रूसो को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है
और देखिए यहाँ पर मुझे एक प्रश्न, यहाँ पर पॉइंट और याद आ गया कि प्रगतिशील शिक्षा के यदि बारे में पूछता है कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है, तो आप जॉन डीवी को याद रखिएगा। ठीक है, जॉन डीवी, साथ में कवर करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्र केंद्रित शिक्षण की बात कर रही। देखिए छात्र केंद्रित शिक्षण क्या होता है, छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता, उसकी परेशानी, ठीक है, जो छात्र को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है, इस प्रकार के शिक्षण को क्या बोलते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षण बोलते हैं। तो कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय यहाँ पर क्या है, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान में रखना, शिक्षण में छात्रों को पूर्ण सहयोग देना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या फिर छात्रों को मनमानी करने की क्या करना, छूट देना। तो यहाँ पर बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर उसका क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा, मैंने जैसे आपको बताया है कि छात्र केंद्रित शिक्षा आपको याद रखना है रूसो को, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पूछी गई है। देखिए पूछा गया प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, तो यहाँ पर रूसो को अभी आपको याद रखना है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की गई है, तो देखिए जॉन डीवी को याद रखिएगा। इनके द्वारा कहा गया है, जॉन डीवी के द्वारा, कि जो स्कूल होते हैं वो लघु समाज के रूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना, ए के साथ में यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय बताना है आपको। पहला है वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो देखिए भाषा सीखने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होगा वो होगा वार्तालाप करना। तो ए के साथ में यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये सभी आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो भाषा सीखने के लिए आपको याद रखना है, चामस्की को याद रखना है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है। भाषा सीखना, भाषा सीखने के लिए इनके द्वारा एक भाषा ग्रहण यंत्र, जिसको एलईडी बोला जाता है, इनके द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए, और देखिए वाइगोत्स्की को याद भी रखना है आपको कि वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा समाज के द्वारा सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। तो देखिए भाषा को क्या है, जो वार्तालाप करेंगे, मित्रों से मिलेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे, तभी क्या है, आपने देखा होगा कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी बोलकर जानता है। ठीक है, वो कभी स्कूल नहीं गया है फिर भी वो बोलना जानता है। क्यों जानता है, क्योंकि वो क्या है, बच्चे जो छोटा होता है उसमें क्या है, जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो क्या है, उसमें जन्मजात होती है, चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए। ठीक है, पर बोल तो सकता है कि नहीं भाई। स्कूल मातृभाषा तो सब कोई सीखता है, ठीक है, लेकिन जो द्वितीय भाषा के रूप में वो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है विद्यालय में आप सीख रहे होंगे, लेकिन जो मातृभाषा है, तो भाषा सीखने का जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है वो क्या है, वार्तालाप के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आप क्या है भाषा को प्रभावी तरीके से, डोमिनेंट तरीके से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, इस प्रकार के प्रश्न पर बल देंगे, या फिर जो बच्चों को ध्यान आकृष्ट करे, या फिर जो सीधा और सटीक हो। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न को आप अधिक प्रबोधक मानते हैं। तो देखिए ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो समस्या प्रधान हो, ठीक है, और बच्चे को क्या है, उसके चिंतन को उजागर करे। ठीक है, उसके चिंतन को क्या है, उसके चिंतन को जागृत करे, उसके चिंतन की प्रक्रिया को शुरू करे, इस प्रकार के प्रश्न समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, सूझ को बढ़ावा दे, इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं। तो यहां पर ए के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक क्या है। ठीक है, उसके साथ उसकी माँ है, या फिर उसके भाई बहन है, उसके पिता है, मान लीजिए इसके साथ उसका दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर दोस्त, उसके साथ उसका दोस्त। तो देखिए जो अनौपचारिक शिक्षा का जो सबसे पहला जो अध्यापक होता है वो होता है उसकी माँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही। अब देखिए जो शिक्षा है वो 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा परिवार के द्वारा होती है। परिवार के द्वारा जो प्रथम शिक्षिका के रूप में जिसको मानते हैं वो उसकी माँ को मानते हैं, क्योंकि देखिए जो माँ होती है वो ही सबसे पहले शिक्षण का कार्य करवाती है, वो बच्चे को पढ़ाती है। मातृभाषा है, बच्चे तो अपने माँ के द्वारा ही सीखते हैं, ठीक है, अपने परिवार के द्वारा ही सीखते हैं। तो जो सबसे पहली शिक्षिका माना जाता है वो बच्चे की माँ को ही माना जाता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, तो देखिए औपचारिक शिक्षा
विद्यालय के द्वारा संपन्न की जाती है। किसके द्वारा? याद रखना है, विद्यालय के द्वारा। और विद्यालय में देखिए जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा औपचारिक शिक्षा का संपन्न करवाया जाता है। ठीक है। निरौपचारिक की बात करते हैं तो जो आप ऑनलाइन शिक्षण करते हैं, जैसे मेरे द्वारा आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, जो ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं, इस प्रकार की शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो देखिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। कोई भी भाई बहन टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, सीडीपी, ईबीएस, हिंदी के महत्वपूर्ण यदि प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप जाकर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो सभी चीज़ें तो बिल्कुल वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कह रहा है कि देखिए विशेष विद्यालय में कराई जानी चाहिए, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे देखिए होते क्या है। तो देखिए जो सामान्य बालक है, सामान्य बालक को किस कैटेगरी में देखिए कैसे समझेंगे आप, ठीक है। जो सामान्य बालक होता है, चाहिए जैसे मान लीजिए आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, संपन्न है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, न विकलांग है न दृष्टिहीन है, तो इस प्रकार का बालक क्या होगा, सामान्य बालक होगा, ठीक है। लेकिन जो विशिष्ट बालकों की सूची में आते हैं, जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के बालक हो गए, कोई काना है, लूला है, लंगड़ा है, ठीक है, विकलांग बालक हो गए, या फिर मान लीजिए कोई दृष्टिहीन बालक हो गए, ठीक है, मूक बधिर बालक हो गए, जिसकी बुद्धि लब्धि कम हो, इस प्रकार का बालक हो गया, ठीक है, मंद बुद्धि बालक हो गया। तो ये सभी बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, मान लीजिए कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, ठीक है, कोई पिछड़ा बालक है, वो भी क्या कहलाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो देखिए विशिष्ट बालकों की श्रेणी में मैंने आपको बता दिया है जिन जिन बालकों को रखते हैं, जैसे विकलांग बालक हो गया, देखिए दृष्टिहीन हो गया। तो इस प्रकार के बालकों को क्या करना है, देखिए सामान्य बालक जो अन्य सामान्य बालक है उनके साथ में समावेशित करके शिक्षा देना है। इस प्रकार की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो देखिए अन्य बालकों के साथ में यहाँ पर सी के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। देखिए जो सामान्य बालक हैं, ना तो उसे जाति के आधार पर और ना ही देखिए लिंग जाति किसी भी आधार पर क्या है उसे वर्गीकृत नहीं करेंगे, साथ में शिक्षा देंगे, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो। तो सामान्य बालकों के साथ में ही जब विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है और कोई भेदभाव पूर्ण बना, ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि समावेशी शिक्षा से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। सीटेट एग्जाम दे रहे हो या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे। देखिए जी चुराने का यहां पर मतलब आप समझना है आपको कि देखिए कुछ आपकी कक्षा, देखिए आप एक अध्यापक हैं और आपकी कक्षा के जो कुछ छात्र हैं वो क्या है, समाज सेवा नहीं करना चाहते हैं। जी चुराने का मतलब है वो समाज सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो आप एक शिक्षक हैं तो आप उसके प्रति क्या करेंगे, उस बालक के प्रति उसको आप दंड देंगे कि बेटा नहीं तू तो कर समाज सेवा, नहीं तो तेरे को मारते मारते तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि आप उनको शारीरिक श्रम करने की क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे, आप उनकी उपेक्षा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, अरे ये तो समाज सेवा नहीं कर रहा है भाई, बहुत बेकार बालक है, उपहास करेंगे उसका, हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। या डी कह रहा है कि उनसे कुछ ना कहेंगे, भाई तुम करो या ना करो, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो एक अध्यापक हूं, मेरा वेतन आ रहा है महीने भर का, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो देखिए एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, आप उनको क्या है शारीरिक श्रम करने की क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि नहीं आपको क्या है समाज की सेवा करना आपका धर्म है, आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, समझते चलिएगा अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है अभिभावकों को सूचित सूचना देकर,
प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, अतिरिक्त समय देकर। तो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा पढ़ने में देखिए कमजोर है, तो यदि कोई भी बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसके लिए आप एक शिक्षक होने के नाते उसको क्या है, अतिरिक्त समय देंगे उस बच्चे को, और उसकी परेशानी को ध्यान में रखकर, कहाँ पर अटक रहा है बालक, कहाँ पर नहीं समझ रहा है, जो आप समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहा है, जो शिक्षण विधि से समझे उसको लागू कर कर आप उससे समझाएंगे अतिरिक्त समय देकर। तो यहाँ पर डी के साथ में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है, प्रधान अध्यापक केंद्रित है। तो यहाँ पर बी के साथ में राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने पहले के जो गुरुजी देखे होंगे, अभी तो जो आरटीई 2009 का जो नियम, आरटीई 2009 का जो नियम आया उसमें कहा गया है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, ठीक है, आप दंड नहीं दे सकते, शारीरिक दंड को मना किया गया है, ठीक है। तो अब तो गुरुजी का हाथ क्या है, बंद हो गए हैं। लेकिन जो पहले गुरुजी थे, जो पहले वाले गुरुजी थे, वो क्या है, बच्चों को मारने पीटने में उनको बहुत मजा आता था, ठीक है। उनके माता पिता भी बोल देते थे कि बेटा जाओ स्कूल, और नहीं जा रहे तो चमड़ी तो आपके मास्टर साहब की है और हड्डी वापस हमारी हो जाएगी, ठीक है। बोलकर आते थे, गुरुजी चमड़ी आपकी है, जितना उधेड़ना है उधेड़ो बालक की, ठीक है। तो जो पहले का शिक्षण था वो क्या था, सत्तावादी स्तर था, शिक्षा केंद्र था। लेकिन जो आरटीई का नियम आया था उससे क्या है, उसमें बोला गया है कि आप छात्र को मारना नहीं है, जिस प्रकार से छात्र समझे उसी प्रकार से आपको समझाना है, ठीक है। उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उसको ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। जो उसका स्तर है, बुद्धि लब्धि का जो स्तर है, उसको आपको ध्यान में रखकर जिस प्रकार से समझता है उस समझाना है बालक को। तो यहाँ पर जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर वो बताया गया है, वो कैसा था, शिक्षक केंद्रित था। तो यहाँ पर पहले गुरुजी बहुत ठुकाई करते थे बच्चों की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है कि बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता। तो यहाँ पर देखिए बी के साथ में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छी लिखावट में क्या आ जाएगा, सभी आ जाएंगे यहाँ पर, कि बड़े अक्षरों में मतलब स्पष्ट लिखना। तो यहाँ पर जो लेखन में स्पष्टता है ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण बताना है आपको कि क्या होगा। तो देखिए अच्छी लिखावट का मतलब क्या होगा, तो भाई लेखन में स्पष्टता भी होनी चाहिए, सुंदर सटीक सभी प्रकार से सिरोरेखा होनी भी चाहिए। जो सिरोरेखा होती है, जो ऊपर वाली लाइन, वो भी, ठीक है। सभी जो चिन्ह हैं, चिन्हों का जो विराम चिन्ह है उनको यूज करते हुए भी आपको, ठीक है, लेखन स्पष्ट होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए स्पष्ट तरीके से। इस प्रकार का लिखा होना चाहिए कि अंतिम बच्चा जो पीछे की बेंच पर बैठा हुआ है उसको भी क्या है, बैक बेंचर है, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो जो अच्छी लिखावट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। देखिए जो लेखन में स्पष्टता है वो भी यहाँ पर सही होता है, लेकिन हमसे सबसे अच्छा पूछा था, ठीक है। चलिए कह रहा कि छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। छात्रों को पीड़ा पहुंचे, अरे दे रहे जम के ठुकाई दे रहे बच्चों को, मजा आ रहा है गुरुजी को पीटते समय, कि छात्रों में सुधार पैदा हो, या फिर छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े, या दंड के भय से छात्र आइंदा क्या करे, गलती ना करे। तो यहाँ पर देखिए छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए, ताकि क्या है, छात्रों में क्या हो, सुधार पैदा हो। दंड का मतलब यहाँ पर सिर्फ ठुकाई का नहीं है कि उसको भाई मारते पीटते रहो। दंड देना मतलब डांटना भी हो सकता है, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार से कम मार्क देकर। तो समझ रहे हैं ना आप मैं बोलना क्या चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए दंड देने का मतलब यहाँ पर पीटना नहीं है, ठीक है, कि बच्चे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। दंड देने का मतलब देखिए बच्चे का क्या है, मतलब उसको डांट रहे हैं थोड़ी बहुत, या फिर उसको कम मार्क देकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितना किया गया था, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, या फिर 55 घंटे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक देखिए आरटीई जो 2009 था उसमें अध्यापक को क्या है, एक सप्ताह में न्यूनतम जो कार्य घंटे था, न्यूनतम देखिए पढ़ाने का घंटा है,
वो चाहे ऐसा नहीं है कि जब मतलब शुरू से अध्यापक वहां पर गया है, स्कूल गया है, और लास्ट को वो जो मतलब सुबह 6 बजे निकल गया, शाम को 6 बजे आ रहा है, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाने का जितना वो कार्य कक्षा में कार्य करता है, पढ़ाता है बालकों को, वो न्यूनतम जो कार्य घंटे था वो कितना था, 45 घंटे काउंट किया गया। तो यहाँ पर निर्धारित किया गया था कितना, 45 घंटे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि आप कोई त्रुटि करते हैं, देखिए आप एक शिक्षक हैं और क्या है, आप कोई गलती करते हैं, तो कह रहा है कि आप क्या करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप गुरुजी हैं और आप अपनी गलती नहीं मान रहे, कि भाई मैं तो गुरुजी हूं, मैं कैसे गलती कर सकता हूं, भगवान माने बैठे हुए हैं आप अपने आप को, ठीक है, गुरुजी हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने की ही नहीं है। यदि आप इस प्रकार की गलती करते हैं, तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप अपनी त्रुटि स्वीकार करेंगे और क्षमा मांग लेंगे, यही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। किनका प्रयोग करना चाहिए, प्रश्नों को करना चाहिए, या फिर बहुत कठिन शब्दों का करना चाहिए, उदाहरणों का करना चाहिए, या फिर चुटकुलों का करना चाहिए। कि अपने व्याख्यान को रोचक बनाना है, तो संता बंता वाले जोक बीच में बैठ दिए, लपेट दिए बेटा, चले जाओ साथ में, ठीक है, मजा आएगा। गुरुजी बता रहे हैं चुटकुलों को, संता बंता के चुटकुलों को। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका होगा, कोई भी आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और यदि आप उदाहरण देकर पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा रोचक तरीके से आप अपने व्याख्यान को दे सकते हैं, ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर आगमन विधि आपने सुना है, आगमन निगमन विधि जो अरस्तु के द्वारा दी गई है, ठीक है, अरस्तु को याद रखना है, आगमन निगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आगमन विधि होती है उदाहरण से, उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, इसी से संबंधित है वो। तो यहाँ पर बता रहा हूँ उदाहरण से नियम की ओर। जो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई का तरीका है वो क्या है, आगमन विधि के द्वारा पढ़ाई जाती है। और प्राथमिक स्तर पर क्या है, पहले क्या है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके बाद में उसका नियम बताया जाता है। मान लीजिए मैं ऐसे ही आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं भी उदाहरण ले रहा हूँ अब, ठीक है, आपको ताकि समझ में आ सके। मान लीजिए मैं आपको अलंकार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अलंकार का पहले आपको उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, इसके बाद में उसका नियम बताऊंगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार बता रहा हूँ, या मान लीजिए श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, कोई सा भी अलंकार बता रहा हूँ जिसमें कह रहा हूँ कि भाई वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो बाद में उसका नियम बता रहा हूँ, पहले आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो इस विधि को बोलते हैं आगमन विधि। और आगमन विधि जो होती है वो क्या है, प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा कारगर होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यमों से पढ़ाना बच्चे को क्या है, आप अपने व्याख्यान को रोचक और क्या है, ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में क्या करते हैं, आनाकानी, आनाकानी समझते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। बच्चे क्या है, विद्यालय नहीं जानते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, बच्चे क्या है, प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं भैया, चाहे आप जितना उनको पहचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका ज्यादा मन खेलने में होता है, ठीक है, ना कि पढ़ाई में। तो कह रहा है कि आप देखिए क्या करेंगे, उसके प्रधान अध्यापका से शिकायत करेंगी, या फिर उसके माता पिता को समझाएंगे, या फिर उसके कारण को जानकर उससे दूर करने का उपाय करेंगी, या फिर उन्हें डांट कर भेजेंगी। माता पिता है मान लीजिए आप, और क्या है, आपका जो बच्चा है वो क्या है, प्रतिदिन विद्यालय जाने से क्या है, नहीं जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके कारण को जानेंगे कि बेटा जाना क्यों नहीं, और फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम है बच्चे की, उसको क्या है, समस्या को दूर करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कारण को जानेंगे और उसके क्या है, समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए बिल्कुल सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मजा आया होगा जरूर आपको। और यदि आप कहीं पर भी अटक रहे हैं, समझ में नहीं आया है, तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों बिल्कुल यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको
PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर जाइएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बिल्कुल यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सभी प्रश्न अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में फिर से एक बार। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।